हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले ब्रिज कोर्स के आवेदन को लेकर के कि इसकी फ़ीस कितनी रहने वाली है और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही दोस्तों, जब आप एडमिशन करा लोगे तो एडमिशन के बाद और एग्ज़ाम के पहले कितने असाइनमेंट लिखने हैं, कैसे लिखना है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी कैसे करनी है, शिक्षण अभ्यास कैसे करना है, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी का क्या क्या करना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो तमाम चीज़ें हम आपको उपलब्ध भी कराएंगे और उसके बारे में इसमें विस्तार से बताएंगे भी। साथ ही दोस्तों, स्टडी मटेरियल के लिए आप बहुत परेशान हो, ब्रिज कोर्स के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसे में स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम बताएंगे कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और वो बिल्कुल फ्री है। साथ ही दोस्तों, ब्रिज कोर्स के लिए मैंने एक व्हाट्सअप का चैनल बनाया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। अभी उसका नंबर प्रदर्शित होगा, आप चाहें तो नंबर पे मैसेज कर लीजिए या फिर जो कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको असाइनमेंट से लेकर के सारी सुविधाएं जो भी ब्रिज कोर्स के लिए है, इवन क्लास तक अवेलेबल कराई जाएगी। अब बात करते हैं, क्या आवेदन शुरू हो गया है। देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आवेदन शुरू हो गया है, पर ये केवल लफाजी है। उत्तर प्रदेश में तो शासन स्तर से मंजूरी तक नहीं मिली है, तो जब मंजूरी मिल जाएगी तब ये शुरू होगा। अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है, अभी ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हुआ है। हाँ, ये नीचे मेरा नंबर है, आप इस पर चाहें तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अदरवाइज़ आप लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, ये ब्रिज कोर्स के लिए NIOS की साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने लाल घेरे में किया है कि अभी भी रिजल्ट ऑफ PDPT 2019 बैच, ये मार्च 2019 का है, अभी वही लास्ट बैच है। उसके बाद ब्रिज कोर्स के लिए जो NIOS की साइट है 2019 के बाद से नहीं शुरू हुआ है, अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे ही होगा ये साइट में अपडेट हो जाएगा, आपको साइट ऊपर दिख रही होगी, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। अभी शुरू नहीं हुआ है और यहीं पर आपको बहुत सारी चीज़ें, एक प्रॉस्पेक्टस भी मिल जाएगा। अब देखिए, फ़ीस कितनी रहेगी, वो सेम उसी प्रॉस्पेक्टस की बात है, उसमें लिखा है फ़ीस जो 2019 में थी वो 5,000 रुपये थी। और प्रति फॉर्म, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो, 4 आपको परीक्षाएं देनी है, 521, 522, 523, 524, तो 250 रुपये प्रति फॉर्म, यानी कि 1,000 रुपये इसका, कुल 6,000 रुपये में आपका ब्रिज कोर्स होता था। हालांकि दोस्तों, थोड़ी महंगाई बढ़ी है, 5 साल 6 साल का समय भी बीता है, ऐसे में ये बहुत होगा तो 10,000 से अंदर अंदर ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब तक कोर्स शुरू नहीं हो रहा है हम क्या पढ़ें, कहाँ से स्टडी मटेरियल पाएँ। देखिए, DLED के सेक्शन में एक 9 सेक्शन है, 9 कोर्स कोड है, 501 से लेके 509 तक। इसमें से जो 501 से 504 तक है ना, वो एग्जैक्ट 521, 522, 523 और 524 ही है। तो आप एज इट इज़ उसको पढ़ सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको आप पढ़ के देख सकते हैं। और वो एज इट इज़ सारी चीज़ें वो फुलफ़िल करता है, सारी चीज़ें ब्रिज कोर्स की ही हैं। अभी मैं उसको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा कि आप टॉपिक भी देख लीजिए, और उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। जैसे गुली बाबा की किताबें भी आती हैं, पर गुली बाबा से 1000 गुना बेहतर NIOS की भाषा है। आप देख सकते हैं, ये DLED के लिए जो स्टडी मटेरियल है NIOS की साइट पर, इसमें इतनी भाषाओं में अवेलेबल है, आप भाषाएँ भी देख सकते हैं, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, उर्दू, मराठी, जो भी है, हिंदी और इंग्लिश सबसे ऊपर है। तो हम हिंदी और इंग्लिश वाले जो सेक्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, और क्लिक करते ही हमें हिंदी और इंग्लिश में सारे के सारे जितनी स्टडी मटेरियल इसमें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि हिंदी माध्यम में है, इंग्लिश माध्यम में, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ये टोटल 90 पेज की किताबें हैं। एक एक सेक्शन में 270 पेज के आसपास पढ़ना है। अब आप आसानी से, जैसे मान लीजिए, अगर मैं 501 और 521, 501 जो कि DLED का है और 521 जो कोर्स कोड है वो ब्रिज कोर्स का पहला पेपर है, अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि एज इट इज़ पूरा का पूरा पाठ्यक्रम सेम है, और आप केवल इसको पढ़ करके आराम से पहले ही प्रिपेयर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, परीक्षा की तो वैसे भी टेंशन मत लीजिए, बहुत आसान होती है, पर फिर भी आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान होता है, सबका A ग्रेड आता है, तो डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिए, सब A ग्रेड से पास होते हैं इसमें। देखिए, ये जो है, जो ये परीक्षा का है ना, भारतीय शिक्षा प्रणाली 2, इसमें प्रणाली 2 में चैलेंजेस हैं, और शिक्षा एक मौलिक अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वांगीकरण इसको कहते हैं, कि संगठनात्मक संरचना कैसी है। ये 4 जो सेगमेंट है, ये 4 जो यूनिट है, ये यूनिट है आपके DLED की, यानी DLED में ये 4 जो खंड 1 में 4 चीज़ें शामिल हैं। अब ब्रिज कोर्स में आप देख लीजिए, ब्रिज कोर्स में आपको 4 चीज़ें जो मिलेंगी वो कैसे मिलती हैं। देखिए, ये DLED का है, भारतीय शिक्षा प्रणाली 2 का मतलब भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ, शिक्षा एक मौलिक अधिकार, और प्रारंभिक शिक्षा के सार्वत्रिकीकरण मतलब सर्वांगीकरण की संगठनात्मक संरचना। और आप जब देखेंगे ब्रिज कोर्स में, तो प्रारंभिक शिक्षा, संदर्भ, सरोकार और चुनौतियाँ, जिसके अंतर्गत है प्रारंभिक शिक्षा का महत्व, भारत में प्रारंभिक शिक्षा का परिदृश्य,
भारत में समकालीन प्रारंभ शिक्षा, ये दोनों जो पूरा टॉपिक है ना, ये एज इट इज़ 501 का ही है, 521 का। इसको 501 वाले टॉपिक को थोड़ा सा कम करके 521 बनाया गया है। ऐसे में अगर आप 501 पढ़ते हैं, यानी कि डीएलएड का स्टडी मटेरियल पढ़ लेते हैं, तो ब्रिज कोर्स में आपको वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, बहुत इनफ है। तब तक आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और जब आप ब्रिज कोर्स के लिए आपको जब एडमिशन हो जाएगा और जब स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। और देखिए, ये सारा खेल कॉन्फिडेंस का है, बहुत आसान परीक्षाएं होती हैं। बात करते हैं अंतिम परीक्षा से पहले क्या क्या करना है। देखिए, असाइनमेंट लिखना है, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी और शिक्षण अभ्यास, ये 4 चीज़ें करनी है। असाइनमेंट में देखिए, आप देख सकते हैं असाइनमेंट में 4 पेपर जो आप एग्ज़ाम दोगे ना, उसी चारों पेपर का असाइनमेंट बनाना है, जो कि 25-25 नंबर का असाइनमेंट होता है। और 75 नंबर में आपको परीक्षाएं लिख के देनी होती हैं, जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आप देख सकते हैं, ये स्लाइड आपके सामने है, 521, 522, 523 और 524। और दत्त कार्य के लिए, ये दत्त कार्य भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा और आपको समय से पहले लिख के दे देना है। अब 10 असाइनमेंट लिखने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ लिखना है। 5 असाइनमेंट पहले 3 महीने में और 5 असाइनमेंट अगले 3 महीने में। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से असाइनमेंट को विभाजित किया गया है। तो 521, 522, 523 में एक एक असाइनमेंट सैद्धांतिक रहेंगे और एक एक प्रयोगात्मक रहेंगे। अब सैद्धांतिक प्रयोगात्मक क्या है, तो सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक में, ये प्रयोगात्मक वाला अगले तीसरे महीने में, यानी पहले छमाही में होगा और सैद्धांतिक वाला पहले होगा। अर्थात हर सब्जेक्ट में 2-2 असाइनमेंट लिखने हैं। 524 में आपको 2 विषय अपने स्नातक स्तर, जो भी आपने बीएड में या ग्रेजुएशन में लिया होगा, उससे 2-2 असाइनमेंट लिखने हैं, यानी कि 524 से 4 और बाकी 3 सब्जेक्ट से 2-2, कुल 10 असाइनमेंट हो गए। पर ये 10, फिर मैं कह रहा हूँ 10 एक साथ नहीं लिखना है, पहले हर विषय का सैद्धांतिक लिखना है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसका, और जो प्रायोगिक है ना, वो अप्लाइड है। जैसे कि एक्टिविटीज़ जो सारी हैं वो अप्लाइड में आ जाती हैं। तो पहला जो है वो थ्योरेटिकल है, जो 5 असाइनमेंट है वो पहले 3 महीने में लिख करके आपको जमा कर देने हैं। पहले 3 महीने में जब आप लिख के जमा कर देंगे, तो जो अगले 5 हैं, जो प्रायोगिक हैं, प्रयोगात्मक वाले हैं, वो अगले 5 आपको चौथे महीने से लेकर 6ठे महीने तक लिख करके जमा करना होगा। यानी परीक्षा शुरू होने से पहले पहले आपको 6 के 6 सब्जेक्ट, मतलब 10 के 10 असाइनमेंट जमा हो जाने चाहिए। जब ये असाइनमेंट जमा हो जाएंगे, तभी आप परीक्षा शुल्क जमा करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम देने के लिए मतलब पात्र नहीं होंगे। अब बात करते हैं विद्यालय आधारित गतिविधि में। देखिए, इसमें 4 समूह हैं, ABC और D। तो ABC से एक गतिविधि और समूह D में 3 उपसमूह हैं, तो 1 और 3 से एक गतिविधि और समूह जो 2 है उससे 2 गतिविधि, यानी कुल 7 गतिविधियाँ चुननी है। अब ये 7 गतिविधियाँ कितनी आसान है, वो आप केवल 1-1 सेकंड देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हवा है ये कोर्स। डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान, सबसे आसान कोर्स है ये। आइए देखते हैं पहले क्या है गतिविधि। आप खुद देख के सोचिए कितना कठिन या कितना आसान। देखिए, जो पहला है उसमें सबसे आसान जो मुझे समझ में आया, वो एक तो है कि नामांकन पहुंच धारणा विद्यालय बीच में छोड़ने वाले बच्चों को जांचने के लिए कदम, ये सबसे आसान जो मुझे लगा। और दूसरा है विभिन्न स्रोतों, लोक कथा, पंचतंत्र, जातक कथा, स्वतंत्रता संघर्ष, देशभक्ति की कहानियाँ, पाठ्यपुस्तक आदि से कम 2 कहानियाँ एकत्र करें और जो उन कहानियों से मूल्य विकसित होता हो उनकी चर्चा कर लीजिए। कितना आसान है। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, तो सत्य की कहानी, सत्यता का मूल्य विकसित होता है, कि बहुत आसान है। और ये बाएं हाथ का खेल है, आप आराम से कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैं आपको PDF भी अवेलेबल करा दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आप उससे जुड़ करके PDF भी पा सकते हैं और वहाँ से एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब ग्रुप B में भी देखिए कितना आसान सा है, सब 20 कतरनें इकट्ठी करनी है बाल अधिकार से रिलेटेड। ऐसे ही ग्रुप D में देख लीजिए, ये इतना आसान है। जैसे एक प्राथमिक उपचार किट तैयार करें, कितना आसान है ये। लेकिन अब बाकी लोग क्यों इसको हवा बना रहे हैं कि इतना कठिन करके प्रदर्शित कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हद से ज़्यादा आसान है। अब अव्यवस्थित शब्दों वाले 5 खेलों को तैयार करें, कितना आसान है। मतलब कुछ भी, जैसे हम बचपन में ऐसे बहुत सारे शब्द सब लोग खेले हैं ऐसा। अब बात करते हैं कार्यशाला आधारित गतिविधि। देखिए, भाषा, गणित, पर्यावरण, विज्ञान पर पाठ्य योजनाएं तैयार करना है। पाठ्य योजना तैयार करने के बाद प्रश्न पत्र बनाना है और प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, आप जानते हैं कि कैसे ब्लूप्रिंट बनता है, बहुत सिंपल सी, कि किस तरीके से हमें कौन कौन से प्रश्न उठाने हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया और उस पर फिर हमने प्रश्न पत्र बना लिए। तो ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है और इसको ले जाके 10 दिन की जो
कार्यशाला है उसमें उसको एक एक दिन प्रदर्शित करना है। अब दिनवार देख सकते हैं कि पहले दिन पंजीयन होगा, स्वागत परिचय, ये तो हर जगह होता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, कार्यशाला आधारित गतिविधि, स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, शिक्षण अभ्यास, ये सब आपको 100 में से 90 नंबर कम से कम दिलाते हैं। 90 से 95 तो ऐसे ही मिल जाता है। तो इसके लिए तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, नोट में देख सकते हैं आप, कार्यशाला केंद्र पर कार्यशाला के दौरान शिक्षक प्रशिक्षु द्वारा रिपोर्ट सत्यापन हेतु प्रस्तुत की जाएगी। यही एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपकी रिपोर्ट है वो आपको कार्यशाला के दौरान प्रस्तुत करना पड़ता है। साथ ही परामर्शदाता तथा पर्यवेक्षक, देखिए परामर्शदाता आपके विद्यालय के आसपास के होते हैं। एक परामर्शदाता पर 5 प्रशिक्षु होते हैं और 10 परामर्शदाता मिलकर के पास एक जो होता है पर्यवेक्षक होता है। तो परामर्शदाता और पर्यवेक्षक विद्यालय आधारित गतिविधियों का कार्यशाला के दौरान आकलन करेंगे। वो करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 मिलेंगे, एक परामर्शदाता के पास 5 प्रशिक्षु रहेंगे, यानी कि एक पर्यवेक्षक के अंतर्गत कुल 50 प्रशिक्षु आएंगे और बहुत ज़्यादा प्रशिक्षु होने वाले भी नहीं है। अब बात करते हैं शिक्षण अभ्यास प्रकार। देखिए भाषा, गणित, पर्यावरण विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, इनमें से प्रत्येक के लिए 4-4 पाठ योजनाएं, लेसन प्लान आपको बनाने हैं। अब बेस्ट तरीका क्या है लेसन प्लान का, तो उसके लिए अभी जो रिसेंट चल रहा है वो है 5E लर्निंग मॉडल। हम उस पर चर्चा विस्तार में करेंगे, तो उस पर आप लेसन प्लान बना सकते हैं और कुल 16 लेसन प्लान तैयार करने हैं और वो आपको ले जा करके दे देना है। तो बहुत आसान है, बिल्कुल पैनिक मत होइए। सबके A ग्रेड आएंगे, मैं लिख के देता हूँ, और बिल्कुल 1 सेकेंड के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।